नमस्कार, मैं हूं नवनीत छिब्बर। आप देख रहे हैं न्यूज ऑन। तो हाजिर हैं हम अपने वादे के मुताबिक पंचतंत्र की कहानियों के साथ। पंचतंत्र के 5 प्रकरणों में से पहला प्रकरण है मित्र भेद। आज साहित्य धारा में मित्र भेद की पहली कहानी हम आपके लिए, खासकर बच्चों के लिए लेकर आए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। महिला रौप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक व्यापारी पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में काफी धन कमाया, लेकिन उतने से संतोष नहीं हो रहा था। वो और भी ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखता था। 6 उपायों से ही धनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी कई प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छा यही है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की कोशिश में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस जंगल में बहुत से हिंसक जंतु रहते हैं। यहां उनसे बचाव का कोई उपाय भी नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहां रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल कई तरह के शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तो वो भी 1-2 दिन बाद ही वहां से जान बचाकर भागे और वर्धमान के सामने ये झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, लेकिन अब कोई उपाय ना था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया। किनारे की धूप का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे लगातार खाने के बाद वो खूब मांसल और हष्ट-पुष्ट भी हो गया। एक दिन नदी के किनारे को सींगों से पाटता और मद-मत होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना अब उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने के लिए आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वो भयभीत सा हो सिमटकर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करकट और दमनक। ये दोनों हमेशा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को डरा हुआ देखा तो आश्चर्य में डूब गए कि वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह से भयभीत नहीं हुआ। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा कि करकट हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करकट ने उत्तर दिया कि दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जो ऐसा करता है
वो उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, ये क्या बात कही तुमने? तो कर्कट ने कहा कि सुनो, ये पहली कहानी है मित्रभेद प्रकरण की, जिसका नाम है अनधिकार चेष्टा। अव्यापारेषु व्यापारम यो नरा कुर्तुमिच्छति स एव निधनम याति कीलोत्पाटी व वानरा। दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। एक गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाया करते थे। एक दिन जब वो गांव में आए हुए थे तो बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहां आ गया जहां कारीगरों का काम चल रहा था। कारीगर तो उस समय वहां नहीं थे। बंदरों ने इधर उधर उछलना और खेलना शुरू कर दिया। वहीं एक कारीगर शैतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसाकर गया। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यह कील यहां क्यों फंसी। तब आधे चिरे हुए शैतीर पर बैठकर उसने अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचना शुरू कर दिया। कील तो बहुत मजबूती से गड़ी थी, लिहाजा बाहर निकली नहीं। लेकिन बंदर भी जिद्दी था। पूरे जोर से, पूरी ताकत से कील निकालने में जूझ गया। आखिरकार भारी झटके के साथ वो कील निकल आई, लेकिन उसके निकलते ही बंदर का पिछला हिस्सा शैतीर के चिरे हुए दो भागों के बीच में आकर पिचक गया। बेचारा भागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, दूसरी बातों की चिंता हम क्यों करें? दमनक ने कहा कि कर्कट, तुझे तो बस अपने अवशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है, स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। कर्कट बोला कि हमारी हित चिंता से होता क्या है, हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है ही नहीं, और बिना पूछे सम्मति देना, सलाह देना मूर्खता है। इससे अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिलता। दमनक ने कहा कि प्रधान अप्रधान की बात तो रहने दे, जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वो प्रधान बन जाएगा, जो सेवा नहीं करेगा वो प्रधान पद से गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि वो पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। कर्कट ने कहा कि तब क्या किया जाए? अपना इरादा साफ साफ कह दे। दमनक बोला, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसके भय का कारण जानकर संधि, विग्रह, आसन, संशय, द्वैधी भाव आदि उपायों से हम भय निवारण की सलाह दें। कर्कट ने कहा, तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है? दमनक बोला, ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते, चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भाव भंगिमा से सबके सामने आ ही जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है, उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं, तब वो हमें अपना प्रधान सचिव बना ही लेगा। कर्कट बोला, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, अनजान है, स्वामी को वश में करेगा कैसे? दमनक ने कहा, अरे मैंने तो बचपन में अपने पिता के साथ खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा खुद में एक कला है और मैं उस कला में माहिर हूं। ये कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश किया। राजा को संतुष्ट करने और उसकी नजर में सम्मान पाने के कई उपाय भी उसने बतलाए। कर्कट दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली और दोनों शेर की राजसभा की तरफ चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला कि हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे हमारे पास बेरोक टोक आने दो।
दमनक राजसभा में आकर पिंगलक को प्रणाम करके अपने जगह पर बैठ गए। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ उठाकर दमनक से उसकी कुशल क्षेम पूछी और कहा कि कहो दमनक, सब कुशल तो है? बहुत दिन बाद आए, क्या कोई खास काम है? दमनक ने कहा कि खास काम तो कोई नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात कहने के लिए खुद आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी तरह के सेवक होते हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है, सेवक की तो बात ही क्या। आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंब दिया है, उसका भी कारण, जहां कांच की जगह मणि और मणि की जगह कांच जड़ा जाए वहां अच्छे सेवक नहीं ठहरे। जहां पारखी नहीं वहां रत्नों का मूल्य नहीं। स्वामी और सेवक परस्पर आश्रयी होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को सिर्फ सम्मान देते हैं, लेकिन सेवक संतुष्ट होने पर राजा के लिए अपने प्राणों की बलि भी दे देता है। पिंगलक दमनक की बातों से खुश होकर बोला कि तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक बोला कि मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता। 4 कानों में ही भेद की बात सुरक्षित रह सकती है, 6 कानों में भेद गुप्त नहीं रहता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, शेर, चीते सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने पर दमनक ने शेर के कानों के पास जाकर प्रश्न किया। दमनक बोला, स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना लौट क्यों आए? क्या वजह है इसकी? पिंगलक ने जरा सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं। दमनक बोला, देव, यदि ये बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छिपाने लायक होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छिपा ली जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें बताई नहीं जाती। पिंगलक ने सोचा कि ये दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों ना इससे अपने मन की बात कह दी जाए। ये सोचकर वो कहने लगा। पिंगलक बोला, दमनक, दूर से जो ये हुंकार की आवाज आ रही है उसे तुमने सुना है? दमनक बोला, हाँ स्वामी, सुना है। तो उससे क्या हुआ? पिंगलक बोला कि दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूं। दमनक ने कहा कि किस लिए भगवान? पिंगलक बोला, इसलिए कि इस वन में ये कोई दूसरा ताकतवर जानवर आ गया है, उसी का ये भयंकर घोर गर्जन है, और अपनी आवाज की तरह वो खुद भी इतना ही भयंकर होगा। उसका पराक्रम भी इतना ही भयानक होगा। दमनक बोला, स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्ति युक्त नहीं है। ऊंचे शब्द तो कई तरह के होते हैं, भेरी, मृदंग, पटह, शंख, काहल, कई वाद्य हैं जिनकी आवाज बहुत ऊंची होती है, लेकिन उनसे कौन डरता है? ये जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वो यहीं राज्य करते रहे हैं। उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितनी जोर से बजता है। गोमायु को उसके अंदर जाकर ही पता लगा कि वो अंदर से खाली था। पिंगलक ने कहा, गोमायु की कहानी कैसे है? दमनक ने कहा कि ध्यान देकर सुनिए। तो ये अगली कहानी साहित्य धारा की अगली कड़ी में। आज के लिए इतना ही, यहीं विराम लेते हैं। जुड़े रहिए न्यूज़ ऑन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।